जो अपना टॉपिक चल रहा है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें आगे का पार्ट जिसमें अपन देखते हैं कि CFSE ऑक्टाहेड्रल की CFSE की गणना किस तरीके से की जा सकती है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि CFSE क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, जिसके द्वारा अपन किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के स्टेबलाइजेशन का पता लगाते हैं कि वो कितना स्थायी है, किसी भी धातु कॉम्प्लेक्स की कितनी स्थायित्व होगा उसका, या दूसरे संकुलों की तुलना में वो कितना स्थायी होगा, ये अपन किसके द्वारा पता लगाते हैं, CFSE के द्वारा। CFSE के और भी अनुप्रयोग बताए थे, जैसे कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जिसके अंदर की स्टेबलाइजेशन आता है, इनके कलर का कैसे पता चलता है अपन को CFSE के द्वारा, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का कैसे पता चलता है, और इनकी एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किस किस तरीके से आते हैं, जिनके द्वारा इनके रंग की व्याख्या और स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। तो आज अपन देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर CFSE की गणना किस तरीके से की जा सकती है, और इसकी गणना से अपन क्या निकाल सकते हैं, इनके स्थायित्व का क्रम अपन को पता चल सकता है। ठीक है, तो CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल, इसका फॉर्मूला होता है -0.4 N T2G प्लस 0.6 N EG। इसका होल ब्रैकेट के अंदर आने के बाद बाहर आता है डेल्टा नॉट प्लस P पाई। ठीक है, P पाई यहाँ पर है औसत युग्मन ऊर्जा। ठीक है, ये होती है आपके एक तरीके से पेयरिंग एनर्जी होती है। इसमें P जो है आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और पाई जो होती है आपके युग्मन ऊर्जा को डिनोट करती है। डेल्टा नॉट अपन ने पढ़ाई था, ये क्या होता है, 10 DQ के बराबर होता है। एक तरीके से ये विपाटन ऊर्जा होती है, जो कि जिसका अमाउंट निश्चित रहता है, हमेशा 10 DQ ही रहता है। और ये -0.4 N T2G प्लस 0.6 N EG, ये है आपके T2G और EG हैं आपके विपाटन के बाद जो कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं, उन्हें किसके द्वारा डिनोट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर T2G और EG में अपन इसको डिनोट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, T2G तो वो हुए जो ट्रिपली डीजनरेट है, यानी कि 3 कक्षक जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में विपाटन के बाद निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, T2G कहलाते हैं। और EG होते हैं डबली डीजनरेट, यानी द्विसंप्रंश कक्षक, जो कि विपाटन के बाद ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो EG कक्षक G भी मैंने बताया था, इसके अंदर G किसको डिनोट करता है, G एक तरीके की सममिति को डिनोट करता है, जिसे कि जीरेड कहा जाता है, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। मैंने बताया था कि सममिति केंद्र जिन संकुलों में पाया जाता है, उसमें जो कक्षक होते हैं उनके साथ G लगता है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो कक्षक बने हैं विपाटन के बाद, उनका क्या लगता है, T2G और EG से उनको डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है इसमें -0.4 क्या है, -0.4 मैंने बताया था, अगर वो प्लस और माइनस केवल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऊर्जा की कमी हुई है, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर में गए हैं या फिर उच्च ऊर्जा स्तर में गए हैं। अगर प्लस का साइन है तो वो गए हैं उच्च ऊर्जा स्तर में, और अगर माइनस का साइन है तो वो गए हैं निम्न ऊर्जा स्तर में। N है यहाँ पर दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस तरीके से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, CFSE निकाल सकते हैं, जिससे कि अपन को इनके स्थायित्व का पता चलेगा। अब अपन लाइन से स्टार्ट करते हैं कि 5 डी कक्षक 5 होते हैं। EG के अंदर कौन से हैं, DZ² और DX²-Y²। ये तो है उच्च ऊर्जा स्तर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो अक्षों पर स्थित होता है, जिससे कि ये लिगेंड जो है जब मेटल के पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है और ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और T2G में कौन कौन से कक्षक आते हैं, DXY, DYZ और DXZ। इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अक्षों के बीच में होता है, तो ये EG के कंपैरेटिवली कम प्रतिकर्षण करते हैं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से, जिससे कि क्या होता है, ये निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और अपन लाइन से देखते हैं कि D1 के अंदर किस तरीके से CFSE ज्ञात करेंगे, D2 में, D3 में, D4 में, D5 में, इस तरीके से D10 तक अपन ज्ञात करेंगे।
अब इसके अंदर है कि D4, D5, D6 और D7। इसमें तो क्या होता है कि लिगेंड की जो आपके सामर्थ्य है, लिगेंड की स्ट्रेंथ जो है वो मैटर करती है। अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रा पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने लिगेंड देखे थे कि कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं, और कौन से जो है वो वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। जिससे अपन को क्या पता चलता है कि कौन सा जो है वो दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है जो कि पेयरिंग नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन की, और कौन सा प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा। तो इसमें अगर अपन देखें तो D4, D5, D6 और D7 इनमें तो अलग अलग तरीके से CFSE निकालेंगे दुर्बल क्षेत्र की और प्रबल क्षेत्र लिगेंड की, लेकिन D1, D2, D3, D8, D9 और D10 अगर ये 6 कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास, तो इनमें हमेशा एक ही तरीके से CFSE ज्ञात की जा सकती है, चाहे वो प्रबल क्षेत्र का लिगेंड हो या फिर दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं D1। तो D1 इसमें अपन ने देख रखा है कि EG और T2G के अंदर कक्षकों का विपाटन हो रखा है, जिसमें EG में है dz² dx² माइनस डैश y² और T2G में है अपने 3 कक्षक dxy dyz और dxz। तो D1 में अपन देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का क्रम क्या होता है, ऑफ-बोर सिद्धांत के अनुसार कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। और निम्न में भी कैसे भरे जाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सभी कक्षकों में, उसके बाद क्या होती है, उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि T2G में 3 कक्षक हैं, अगर इसके अंदर अपन को 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे भरेंगे, पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तीनों कक्षकों में, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले वाले कक्षक में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं भरेंगे कि पहले वाले में 2 भर दिए फिर दूसरे वाले में भी 2 भर दिए, इस तरीके से नहीं। पहले जितने भी कक्षक है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, वो कक्षक पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उनमें क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो D1 में अपने एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो सबसे पहले वाले कक्षक में आ जाएगा। अब इसके लिए अपन को CFSE निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, अपना फॉर्मूला क्या है, -0.4 N प्लस 0.6 EG डेल्टा नॉट प्लस P पाई। P पाई तभी काम आएगा जबकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन तो हो ही नहीं रहा, तो युग्मन ऊर्जा भी किसी काम की नहीं है यहाँ पर, तो वो युग्मन ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उसे अपन यूज़ नहीं करेंगे, जो कि जब तक पेयरिंग नहीं होती है। जैसे D1, D2, D3 इनमें क्या है, पेयरिंग नहीं हो रही है। तो D1 के लिए अपन CFSE निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, -0.4 इंटू केवल T2G के ही अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो N इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1 आ जाएगा, प्लस 0.6 EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो वाला पद क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, -0.4 इंटू 1 इस पूरे का ब्रैकेट डेल नॉट। तो कितनी निकली CFSE, -0.4 डेल नॉट। ठीक है, ये D1 के लिए है। उसके बाद देखते हैं D2 के लिए। D2 के अंदर भी वही, पहले अनपेयरिंग होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो D2 के अंदर पहले कक्षक में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, दूसरे कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा गया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, ये अपन बाद में देखेंगे कि कब इस तरीके का होता है, जबकि D4 और जबकि दुर्बल और प्रबल क्षेत्र लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन भरे गए दोनों कक्षकों में, तो CFSE कैसे निकालेंगे, -0.4 इंटू N की संख्या क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 प्लस 0.6 EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो EG वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होल ब्रैकेट डेल नॉट इज इक्वल टू कितना आया, -0.8 डेल नॉट। ठीक है, D3 के लिए भी इसी तरीके से निकालिए, क्या आ जाएगा, -1.2 डेल नॉट। अब देखते हैं अपन D8, D9 और D10 के लिए। तो इसके अंदर क्या आएगा, D8 के लिए अपन देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, दो चीज़ें हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपन को सबसे पहले, और इलेक्ट्रॉन की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरने हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। ठीक है, तो पहले क्या होगा,
T2G में 3 कक्षक हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं। फिर ये निम्न ऊर्जा स्तर में है तो पहले इसे पूरा पढ़ना होगा। तो 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन और पेयरिंग के लिए भर जाएंगे इसमें। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं अपन ने और 2 इलेक्ट्रॉन बचे।